नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये क्लास 10वीं का साइंस का फिजिक्स है और ये फिजिक्स का पहला अध्याय है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। पिछले कई क्लास में हमने जाना प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के द्वारा जो प्रदीप्त वस्तु होती है और प्रदीप्त वस्तु होती है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद और सब क्या चीज होता है, सारे फंडामेंटल को हम लोग जान चुके हैं। और इस क्लास में मुझे जानना है क्या कि सर गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने प्रकार के फंडामेंटल्स होते हैं, उस फंडामेंटल को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला बात सर गोलीय दर्पण क्या है, इसको जानने से पहले आप लोग एज्यूम कीजिए कि आप लोग एक फुटबॉल को देख रहे हैं। मेरे हाथ में मानिए फुटबॉल रखा हुआ है, इमेजिन कीजिए फुटबॉल है, दिख रहा है, उछाले, दिखा नहीं दिखा, अब इसे घुमा रहा है, घूम रहा है, दिख रहा है फुटबॉल, नहीं दिख रहा है, तो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये फुटबॉल है, ये पूरा फुटबॉल उस रबर का नहीं है, ये फुटबॉल कैसा है, ये पूरा फुटबॉल कांच का है। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये पूरा फुटबॉल कैसा है, कांच का है। अब कांच का कैसा है कि अंदर में जो है वो भी दिख रहा है, बाहर में जो भी है वो भी दिख रहा है, उसमें हम मुंह नहीं देख पा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। लेकिन जब हम मुंह नहीं देख पा रहे हैं तो दर्पण तो होगा नहीं। जब हम मुंह देख नहीं पा रहे दर्पण नहीं होगा। दर्पण मतलब क्या, उस चेहरा दिखना चाहिए, है कि नहीं, प्रकाश टकराए और टकरा के लौट जाए, लेकिन इसमें क्या होगा, टकरा के लौटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम कोई एक पार को पेंट कर देंगे, या तो नीचे को पेंट कर दे अंदर को, या तो बाहर को पेंट कर दे। तो बाहर को पेंट कर देंगे, अंदर को पेंट कर देंगे, बाहर फोटो दिखेगा चाहे फुटबॉल में, ऐसे बड़ा फुटबॉल है उसमें चेहरा दिखेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ध्यान समझिए गोलीय दर्पण क्या है। तो ध्यान समझिए, गोलीय दर्पण वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। अब मान लीजिए एक गोला है, फुटबॉल है, अब काट के हम निकाल दिए और उसके अंदर वाले भाग को पेंट कर दिए, तो ये वाला हो गया दर्पण, उत्तल दर्पण। और इधर काट के निकाल दिए और उसके बाहर वाले भाग को हम पेंट कर दिए, तो हो गया अवतल दर्पण। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम नोट में लिख दिए है कि कांच गोलीय दर्पण का बाहरी सतह रंजित करने पर अवतल दर्पण बनता है और कांच के आंतरिक सतह करने पर उत्तल दर्पण बनता है। ये बात हमें समझ में आई। तो गोलीय दर्पण कैसा है, ये सब पूरा फोटो किसका है, गोलीय दर्पण का फोटो। कहीं लेंस लिख दिए क्या, ओ दर्पण, इस मिस्टेक आप सही कर लीजिएगा, ओके। चलिए, तो अब ध्यान समझिए, हम दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा गोला क्या है, दर्पण है। और गोला का जो बीच वाला केंद्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CO है ना, COC बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये आप क्लास 12 जब साइंस लीजिएगा समझ में वहां पे आएगा और अच्छा से। अब ध्यान समझिए, इस वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ध्रुव क्या है सर, पहला पॉइंट ध्रुव। हम जो दर्पण लिए, ये दर्पण काट के निकाल लिए, यहाँ पे उस गोला को क्या करें, कुछ से काट के हटा दिए और उसके अंदर वाले भाग को हम पेंट कर दिए, तो एक दर्पण निकला। और उस दर्पण जब निकालते हैं, दर्पण जब निकालते हैं, इस दर्पण का यहाँ से यहाँ तक के मध्य भाग कौन है, यही मध्य है कि ना। और ये मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, तो ध्रुव कहते हैं सर। अब वक्रता त्रिज्या केंद्र की बात कर रहे हैं, दर्पण जिस गोलीय दर्पण का, अब जो ये काट के निकाले हैं, ये किसका है, ये पूरा गोला का है। ध्यान समझिए, इसको हम काट के इधर शिफ्ट कर लेते हैं, मान लो निकाल लिए, तो ये किसका भाग है, इस गोला का भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले दर्पण का एक भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब ये वाला केंद्र इसका यहाँ पे केंद्र इसका होगा। बात नहीं आया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं सर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर केंद्र तक का जो दूरी होता है, केंद्र तक का जो दूरी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। अक्सर बच्चा इसमें मिस्टेक करता है। बात समझिए पहले,
अब क्या करते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते किसे हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक जो एक लाइन खींचा हुआ लाइन है, खींचा हुआ लाइन है, उस लाइन को हम लोग, उस रेखा को, उस लाइन को, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। लेकिन देखो तुम लोग वक्रता केंद्र भी वही, त्रिज्या वही हुआ, मुख्य अक्ष भी वही हुआ, जी सर दोनों सेम है, लेकिन खिंचा हुआ रेखा क्या कहलाता है, खिंचा हुआ रेखा कहलाता है मुख्य अक्ष, और दूरी कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। ये बात समझ में आप लोग को आया? तो अब बताते हैं कि सर दर्पण दो प्रकार का होता है। जब एक बोले जरूर काट कूट कर देंगे, तो काटने के बाद दर्पण दो प्रकार का बनेगा। कैसा बनेगा, एक होगा अवतल दर्पण, एक होगा अवतल दर्पण, एक होगा उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं सर कॉनकेव मिरर, और हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। और इसको अवतल को बोलते, सॉरी अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है? तो सर कॉनकेव अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण होता है सर गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग एक निकाल के यहाँ लेते हैं, यहाँ से काट दिए और काट के यहाँ लेते हैं, वह भाग जिसका बाहरी सतह, बाहरी भाग है ना, बाहरी भाग क्या हो, रंगा हुआ हो, रंजित किया हो, अथवा परावर्तक सतह धसा हुआ हो। यहाँ मुंह का ऐसे दिखता है, ऐसा होगा। अब यहाँ हम चढ़ा देख रहे हैं, तो परावर्तक सतह, लाइट यहाँ पड़े और लाइट चढ़ा लौट जाएगा। इस सतह में मेरा जो चढ़ा दिख रहा है उसको बोलते हैं परावर्तक। ये कैसा होता है, धसा होता है। कैसा होता है, धसा होता है। और इसीलिए सब फोटो बना दीजिए इस तरह से। अब आते हैं उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका आंतरिक भाग, मान लीजिए गोला है, काट के हटाए, तो आंतरिक वाला भाग कैसा हो, रंजित किया हो, पेंट किया हो, तथा परावर्तक सतह उठा हो, ऐसा ऐसा। अवतल ऐसा था, उत्तल ऐसा है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा हो, ये बीच वाला भाग उठा हुआ हो और ये वाला भाग धसा हुआ। तो बात समझिए। अब यहाँ से दो दर्पण मिला, एक दर्पण मिला उत्तल दर्पण, एक दर्पण मिला अवतल दर्पण। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, सर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग कर सकते हैं पहला चीज अंतर, पहला अंतर क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका बाहरी सतह रंजित किया होता है, इसका आंतरिक रंजित किया। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये कि इसका बाहरी भाग, इसका परावर्तक सतह धसा होता है और इसका परावर्तक सतह उठा होता है। इतना बात समझ में आया? ये बात समझ के इसका अंतर लिख देना, 2 गो 3 गो अंतर लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ओके, आगे हम और लिखाते हैं, जो उतारे जगह हम जाने क्या दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण में एक पार्ट का नाम है फोकस। क्या नाम है? फोकस। अब मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान समझिए सब, ये मेरा दर्पण है लड़के, ये मेरा क्या है, दर्पण। दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष से समांतर जो आने वाले प्रकाश की किरण है, वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। लेकिन सर आप बोलते हैं मिलती हुई, ये मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो पहला सिचुएशन मिल गया। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, समांतर होता है लेकिन ऊपर जाता है, मिलेगा तो नहीं, लेकिन उसको हम मिलता हुआ प्रतीत करवाते हैं कि ये कहीं न कहीं जाकर मिल सकता है। तो इसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ का फोकस क्या हुआ, ये हुआ। ध्यान समझिए, जब किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या समझ में आया? फोकस कहते हैं। तो सर कहाँ मिल जाएगी और कहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा? तो बात ये है सर कि जब अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में मिल जाएगा, जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब क्वेश्चन आता है सर कि बताइए कि अवतल दर्पण के फोकस को परिभाषित करें। तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण के फोकस के बारे में कि दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा,
उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, बात समझ में आया? वहां पे मिल रहा है और यहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। बात समझ में आई? तो अब फोकस समझ में आया? तो फोकस दूरी एक बात आता है कि फोकस दूरी क्या होता है सर? तो भैया जहां मेरा फोकस निकला, जहां मेरा वक्रता केंद्र निकला, वहां से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया। तो जहां मेरा फोकस निकला वहां से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी कहलाएगा। क्या करेगा? बात समझ में आई? इसे सर फोकस दूरी को एफ से दर्शाते, किसे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। कहता है अब एक सवाल है कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है? इस यहां से लेके आर जो यहाँ है और ये जो एफ है, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है सर, क्या कहलाता है कि वक्रता त्रिज्या का फोकस हमेशा क्या होगा? दोगुना होगा। इसलिए आर बराबर 2f होगा और f बराबर r/2 होगा। ये बात तो बोल दिया, लेकिन बोलने से विज्ञान सत्यापित नहीं होता, हमको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं सर? एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण ले लिए। ये कौन दर्पण है? उत्तल या अवतल? अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण की बाहरी सतह पेंट किया होता है और जिस सतह में परावर्तन होता है उस सतह के साथ धसा होता है। बोले तो धसा होता है, धसा हुआ है। बात समझिएगा। अब क्या हुआ? एक समांतर प्रकाश की किरण आ रही है और आके टकरा के लौट रही है। कहां पे? फोकस पे। तो हमने लिखा है वही बात जो बात हमने किया है चित्र में कि माना कि अवतल दर्पण mn लिए उसके मुख्य अक्ष है कि समांतर आती प्रकाश की किरण AB जो दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन यहाँ होता है, परावर्तन करके फोकस पे आके गुजरती है, गुजर गई। तो याद कीजिए आप लोग, एक बार बताया था आप लोग को, दर्पण में जब कोई किरण टकराया और टकरा के लौटा तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच बनता रहेगा अभिलंब। इसीलिए इसके भी बीच एक अभिलंब बनेगा जिसका नाम हमने क्या दिया? BC। बात समझ में आई? तो यहां समझिए, F से ध्रुव की दूरी F हो गया, F से ध्रुव की दूरी फोकस F हो गया, फोकस दूरी हो गया, और C से P की दूरी R वक्रता त्रिज्या हो गया, वो हम दर्शा दिए हैं। अब परावर्तन का नियम पे आइए। परावर्तन का नियम का दूसरा नियम बोलता है बाबू, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और ये बात जब बोलता है तो आपतन कोण क्या हुआ? ये वाला कोण I, ये वाला कोण R, ये वाला कोण I, ये वाला कोण R, I बराबर R हो गया। बात समझ में आई? बोलो ऐसे या नो? लेकिन क्लास 9 जब पढ़े थे ऐसा वाला कोण, तो हाई कोण के बराबर था एकांतर कोण, और हाई कोण के बराबर था एकांतर कोण, जिसको बोलते थे अंतः एकांतर कोण। और हाई वाला कोण बराबर था, है बाह्य एकांतर कोण, था कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या हो रहा? हाई वाला कोण और हाई वाला कोण बराबर हो रहा, तो अंतः एकांतर कोण हुआ कि नहीं? इस बात से क्या हुआ? दोनों क्या हुआ? बराबर हो गया। अब यहाँ से एक बात समझ में हमको आती है, क्या सर? कि समीकरण 1 बराबर इतना है, समीकरण 2 बराबर इतना है, तो दोनों में कॉमन क्या? आई खत्म हो गया। तो R बराबर क्या हो गया? R बराबर इतना। तो R का वैल्यू क्या है? देखिए R का वैल्यू BCF I और CBF ये R दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। समीकरण 1 2 से दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आप दिमाग लगाइए। अब बात समझिए, तब थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स से। अब हमने पढ़ा है कि जिस त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो, मान लीजिए ये कोण बराबर है, ये कोण थीटा और ये कोण भी थीटा है। बात समझिएगा, ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है। तो दो त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। इसलिए ई भुजा और ई भुजा क्या होगा? इसलिए ई भुजा क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज, हम देखिए त्रिभुज दिख रहा है आपको BCF, तो BCF में तो क्या हो जाएगा? इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमने लिख दिया CF बराबर BF, CF बराबर BF, CF बराबर BF। बात क्लियर? अब बात समझिए, अभी मतलब बॉयफ्रेंड मत समझना, ठीक है? अब आते हैं, ध्यान समझना। अब हमने क्या किया, बात समझो पहले। इतना बड़ा है तो देख रहे हैं, इतना बड़ा ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए दर्पण है और दर्पण में मैं वस्तु किरण यहीं पड़ रहा है, याद रखना।
यहाँ मेरा ध्रुव है और किरण यहाँ पढ़ रहा है, ये तो इतना दूर दिख रहा है ना। मान लो किरण यहाँ पढ़ता तो बहुत नजदीक हो गया, मतलब जहां P वहीं B। बात समझिए, दर्पण मेरा दिख रहा है इतना बड़का तब ना दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा सा लेस जूम करो तो बराबर यहाँ दिख रहा है, दिखाएगा ना। तो जहां P वहीं B, यही लिख दिए यदि B P के बहुत करीब हो, यदि B P के बहुत करीब हो, करीब होने पर P बराबर B, P बराबर B, इसलिए CF का CF, लेकिन जब BF था वो क्या हो गया, PF हो गया, है ना। क्या हो गया, PF। तो आप बात समझिए, यदि ध्यान समझिएगा, यदि ये लाइन है, यदि ये लाइन है, यदि ये लाइन है, ध्यान समझिएगा, यदि ये लाइन है और ये बराबर ये है, इसका मतलब क्या है, ये इसका आधा है कि नहीं। समझिए बात, मेरे पास ये दो है, हम बोले ये बराबर ये है, हम बोले इसका बराबर ये है, इसका मतलब क्या, ये पूरा का ये आधा होगा या ये आधा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि सीपी क्या है, यहां से लेके यहां तक बड़का वाला का ये आधा है, अरे है कि नहीं। और हमने सर यहाँ दिखा है कि पी एफ बराबर क्या लिखे हैं, यहाँ पे पी एफ बराबर एफ लिखे हैं, पी एफ बराबर एफ और सी एफ बराबर आर लिखे, तो आर बट्टा, तो यही मेरा प्रूफ हो गया। बोलिए ऐसे अनु। देखिए कभी कभी आप लोग को भेजे में नहीं आएगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, तो इसे समझने कैसे आता है, ये मैक्सिमम टाइम हम रिपीट करेंगे, अगेन करेंगे ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या होगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, और रिवाइज करने से समझ में आ जाएगा। तो देखिए और दो क्लास बचा है फिजिक्स का, उसके बाद फिजिक्स चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। दो क्या एको क्लास में खत्म कर सकते हैं, लेकिन दो क्लास को ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब होमवर्क पे आइए, थोड़ा सा याद करके आना है जितना हम बताए हैं, और इसको भी रिवाइज करके आना है, सीख के आना है, समझ के आना है कि नेक्स्ट जो टेस्ट लेंगे टेस्ट में हम पूछेंगे। बात करिए। दूसरा बात, आपका मैथमेटिक्स पे आइए, आपको बना के लाना है 2.3, रिवाइज करके आना है। कितना, 2.3 आपको रिवाइज करके आना है। अब आइए और पॉइंट, कल है सैटरडे, सैटरडे होना चाहिए कुछ फन, लेकिन सैटरडे कल क्लास होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन संडे को टेस्ट होगा। कल इस बार सैटरडे, ओके।